डिमांड है, क्या योजना है आपकी? मित्रों, पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका यहाँ स्वागत करता हूं। ये जहां हम बैठे हैं ये जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन का ये ऑल इंडिया हेडक्वार्टर है। और आज जो है जो यहाँ प्रेस वार्ता हो रही है, ये राष्ट्रीय स्तर पे 9 जुलाई को पूरे देश भर के श्रमिक संगठनों द्वारा जो ऑल इंडिया फेडरेशंस हैं, जिसमें बैंक, रेलवे, ONGC, कोल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, तमाम सेक्टर्स के साथी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसी हड़ताल में हम लोग भी पूरी मजबूती के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। और हम 2 स्तर पे हमारी मांगे हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो श्रम कानून हैं उसको ये सरकार बदलने चाह रही है। जो पुराने श्रम कानून थे वो हमने लंबे संघर्ष से हासिल किए थे, और ये श्रम कानून में हायर एंड फायर की पॉलिसी लाना चाहते हैं। ये श्रम कानूनों में ये श्रम कानूनों में जो है जो 8 घंटे हैं उसको बढ़ा के जो है ये 12 घंटे 14 घंटा करना चाहते हैं। ये श्रम कानूनों में हड़ताल के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं इस श्रम कानून के माध्यम से ये कर्मचारियों के ऊपर थोपना चाहती है सरकार। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरा विषय है साथियों, आप देख रहे हैं कि निजीकरण प्रस्त जो है ये सरकार पूरे देश के सार्वजनिक उद्योगों को निजी हाथों में सौंपने का लगातार प्रयास कर रही है। और पूरे देश भर में पब्लिक सेक्टर्स का जो एम्प्लॉयज़ है वो लगातार सड़कों पे है। अभी आपने देखा किस तरह से बॉम्बे में और उत्तर प्रदेश में बिजली जैसी जो आवश्यक आम जनमानस से जुड़ी हुई हमारी एक बहुत ही ज़रूरी जो हमारी हम सबकी ज़रूरत है उसको भी जो है निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जहां हम सरकार से चारों ही कंपनियां जो हमारे यहाँ जो 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, हमारी मांग है कि इन चारों कंपनियों को एकजुट करके इनका मर्जर हो। और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, GIC री है, तो ये 150 लाख करोड़ रुपए का तकरीबन व्यापार करती हैं ये सब संस्थाएं। तो हम इनको मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में और वेस्टेड इंटरेस्ट के दबाव में, कॉर्पोरेट्स के दबाव में ये सरकार इनको मर्ज करने की जगह यहाँ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ थोपा जा रहा है, जिसका हम पूरे पुरजोर जो है विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ साथियों हमारी इंडस्ट्री में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी, भारतीय फौज में भी जो सूचनाएं मिल रही हैं 1,90,000 जो हैं वहाँ रिक्रूटमेंट्स अभी वहाँ जो पद हैं वो खाली हैं। ऐसे रेलवे में जो है तकरीबन 3 लाख पद खाली हैं, बैंकों में करीब 1.25 लाख पद खाली हैं। तो हमारे यहाँ भी जो है तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो पद हैं वो खाली हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा समस्त जो हमारा एम्प्लॉय और ऑफिसर हैं वो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में, भारी दबाव में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग जो है रिक्रूटमेंट्स की जो हमारी मांग है, हम लोग इस सरकार से ये मांग करते हैं इस हड़ताल के माध्यम से कि पूरे देश में जो है जो खाली पद हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं वहाँ जो है ये भरे जाएं। और देश में जिस तरह से पिछले 10 सालों में गरीबी का जो सूचकांक है वो 17% बढ़ा है, तो वो जो है वो तभी कम होगा जब यहाँ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको जो है रोजगार मिलेगा। तो ये साथियों हमारी जो है नेशनल लेवल पे जो हमारी मांगे हैं वो कुछ मांगे जो है मैंने जैसे आपके सामने रखी है, 3 प्रमुख मांगे। इसके अलावा हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के खिलाफ हैं, और हमारी जो अपने उद्योग से संबंधित हमारी मांगे हैं उस पर सबसे पहले हमारे यहाँ पिछले 37 महीने से हमारा वेतनमान जो है लंबित है। पिछला जो हमारा वेतनमान था वो भी तकरीबन 66 महीने के बाद, 66 महीने लंबे संघर्ष के बाद हम हासिल कर पाए थे। साथियों, एक दौर था जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमारी इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसमें हायर देन द हाईएस्ट जो है वेज हमको मिला करता था।
मतलब वेजेस जो है यहाँ सबसे ज़्यादा मिला करते थे। और हमारी इंडस्ट्री में 100% जो डीए न्यूट्रलाइजेशन है ये 1971 में हो गया था। लेकिन आज जो है, जहां हम एक तरफ पीछे फाइनेंशियल सेक्टर में वेज पैरिटी की मांग करते रहे जो नहीं माना गया, और आज हम इंश्योरेंस सेक्टर में वेज पैरिटी की मांग कर रहे हैं, जिसमें LIC और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, LIC में आप जानते हैं कि वेतनमान पिछले 1 साल पहले घोषित हो गए और बैंकों में घोषित हो गए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में रूरल बैंक्स में भी ये वेतनमान घोषित हो गए हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर में एकमात्र संगठन जो जहां वेजेस जो हैं कलकुट नहीं हुए हैं वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। इसलिए आप सबके माध्यम से हम पूरे देश में ये बात पूरे देशवासियों के सामने रखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं सरकार से भी कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, क्योंकि हमने अभी इन चारों कंपनियों ने लगभग 803 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिया है भारत सरकार को, और अगर GIC री और एग्रीकल्चर भी हम मिला लें तो ये करीब 1,500 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। तो इतना प्रॉफिट देने के बाद भी 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना प्रॉफिट देने के बाद भी सरकार बहुत ही उदासीन है। तो हमारी आप सब मित्रों के माध्यम से ये मांग है कि सरकार जो है जल्द से जल्दी जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेतनमानों को LIC के समान जो है, जो हम मांग कर रहे हैं पैरिटी विद इंश्योरेंस सेक्टर विद लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, उस मांग को माने। इसी तरह से जो फैमिली पेंशन है, यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन, वो उसको हम 30% की मांग कर रहे हैं। और जो NPS है, जैसे कि आप जानते हैं कि NPS हम लोग एक तरफ तो जो है हम लोग 100% जो है जो हमारी पेंशन स्कीम है, हम चाहते हैं कि वो एक मौका जो है पेंशन का एक पुनः जो है जो साथी वंचित रह गए हैं, जो नए रिक्रूटी हैं, उन्हें मिलना चाहिए। जो हमारे यहाँ 1995 की हमारी पेंशन स्कीम है, और जब तक वो नहीं मिलती है तब तक जो है 14% जो NPS है वो हमारे साथियों को मिलना चाहिए। तो ये 3 हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड्स हैं। इसके साथ साथ मैंने आपके सामने रिक्रूटमेंट की मांग रखी है, हमने आपके सामने मर्जर की मांग रखी है, और हमने आपके सामने ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, जो कि आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत के नाम से जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट की सबसे एक बहुत ही एक एम्बिशियस स्कीम है, वो हमारी ही इंडस्ट्री के माध्यम से ये लागू होती है। तो इसको हम लोग लागू करते हैं। ऐसे ही फसल बीमा योजना है और तमाम तरह की जो सामाजिक योजनाएं हैं उसे भारत सरकार हमारी इंडस्ट्री के माध्यम से लागू करवाती है। लेकिन जब यहाँ के श्रमिकों का जो जायज़ उनकी मांगे हैं उनको मानने की बात होती है, तो सरकार हमारी तारीफ जरूर करती है, हमारी पीठ ठोकते हैं वित्त मंत्री महोदया, लेकिन जब वेतन बढ़ाने की बात होती है, जब हमारी मांगे मानने की बात होती है, तो सरकार उदासीन हो जाती है। तो हमारी मांग है साथियों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम राष्ट्रीय स्तर पे जो पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर हमला है, जो तमाम जो एंटी वर्किंग क्लास जो लेबर एक्ट आ रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। और हमारी जो अपनी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की जो मांगे हैं, वेतनमान की मांग है, यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन की मांग है, 14% NPS की मांग है, मर्जर ऑफ ऑल PSGICs की मांग है, रिक्रूटमेंट की मांग है, वो भी हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। और कोई सर जी पहले तो आप। हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मैं दर्शन कुमार वाधवा, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन क्लास 1 का। कल की स्ट्राइक के बारे में ही आप लोगों से चर्चा चल रही है। आप लोगों को पता है कि ये स्ट्राइक खाली इंश्योरेंस सेक्टर की नहीं है, ये मासिक स्ट्राइक है। और सरकार की जो जन विरोधी नीतियों के साथ साथ जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, जिसमें लेबर कोड से रिलेटेड जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो मेन है। इसके अलावा जो हमारा मुद्दा काफ़ी समय से जो पेंडिंग चल रहा है सरकार के पास, BFS के पास, वो है हमारा वेज रिवीजन को लेकर। वेज रिवीजन के साथ साथ हम पेंशनर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेंशनर्स को जो फैमिली पेंशन आज की डेट में मिल रही है, उनके लिए उस पैसे से 1 महीने की दवाई लेना भी मुश्किल है। तो वो बाकी खर्चे कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि बाकी जो जितने भी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें पेंशनर्स को फैमिली पेंशन में 30% पेंशन मिल रही है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी 15% फैमिली पेंशन मिल रही है, जो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। क्योंकि जितने पुराने लोग हैं जिनको रिटायरमेंट हुए काफ़ी टाइम हो गया है,
उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पेंशन अपडेशन का इंश्योरेंस कंपनी में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा जो हमारे नए साथी रिक्रूट हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी पेंशन स्कीम लागू नहीं है। उनके लिए NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है, जिसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन बाकी सेक्टर्स में है 14% हो गया है, उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी 10% चल रहा है। सरकार ने उसको मानने की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, और जो बाकी इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लेबर कोड रिलेटेड इशू हैं, उन सब इश्यूज़ को लेकर हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले क्या आप लोगों ने कोई आंदोलन किया है इस प्रकार का? पिछले 32 महीनों से हम लोग लगातार संघर्ष में हैं, और हमने इस 32 महीनों में 1 घंटे की हड़ताल, तकरीबन 50 जो है हमने धरने प्रदर्शन, भूख हड़ताल लगातार हम लोग कर चुके हैं, और आगे भी हम लोग करने जाएंगे। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना माइक थोड़ा शिफ्ट करो। हाँ जी मैम, कंटिन्यू। मेरा नाम अनुराधा द्विवेदी है। मैं जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑफिसर्स एसोसिएशन में ट्रेजरर के पद पर हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कंपनी है, ये हड़ताल हम लोग सिर्फ कर्मचारियों की रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये इसके अलावा हम देश की अर्थव्यवस्था उसको भी मजबूत करने के लिए ये कल 9 तारीख की हड़ताल करने जा रहे हैं। करीब 25 करोड़ लोग इस हड़ताल में लगभग भाग लेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जन कल्याण की नीतियाँ हैं जो सरकार ने लगाई हुई हैं, ये जन कल्याण की नीतियाँ सिर्फ उदारीकरण, वैश्वीकरण की बात को तो कहती हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट उत्पादकता बढ़ी है, जो मुनाफा बढ़ा है, वो श्रमिकों को क्यों नहीं मिल रहा? मेरा सवाल यही है कि उन श्रमिकों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और हम उसी मुद्दे को लेकर, हमारे यहाँ जो सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा कंपनियाँ हैं, यहाँ पर वेतनमान अभी तक लंबित है। हम लोगों को GIA ऑफिसर्स एसोसिएशन को हमेशा संघर्ष करके ही ये वेतनमान बढ़कर मिला है, और हम लोग इस पर लगातार लगे हुए हैं। जो प्रदर्शन का जो केंद्र होगा वो कहाँ मतलब कोई स्थल आपने निर्धारित करा होगा, वो कहाँ होगा? पूरे देश में हड़ताल है, और हम लोग जो है जहाँ भी श्रमिक, जहाँ भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और फाइनेंशियल सेक्टर के साथ ही संघर्ष करेंगे, हम भी वहीं एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सर, पिछले 50 साल की जो इमरजेंसी थी और इस समय वर्तमान साल जो 11वीं साल चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो 50 साल पहले एक घोषित इमरजेंसी थी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज के दौर में ये अघोषित इमरजेंसी है। और सीधे तौर पे जहाँ जो देश का श्रमिक है, जो उत्पादन में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, जिस देश में मजदूरों और किसानों को गुलामी के रास्ते पे धकेला जा रहा है, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है। और जहाँ अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ आपको जो है पीछे धकेला जाता है। तो ये एक अघोषित इमरजेंसी है, और ये ज़्यादा खतरनाक है। सर, सरकार जो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, जो लेबर क्लास के मजदूर हैं, उनसे 20-20 घंटे काम ले रही है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा, E&Y में एक हमारी महिला साथी, एक नवयुवती जो है, बहुत छोटी उम्र में जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और यहाँ तक कि बहुत खेद की बात है कि जो E&Y पूरी दुनिया में वर्किंग क्लास स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके क्या होने चाहिए, और उस पर जो है काम करता है, और एक तरह से एक एडवाइजरी भूमिका निभाता है, कंसल्टेंट है, एक नामी ग्रामी कंसल्टेंट। तो उसके यहाँ एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी माता जी ने जो है ये बयान दिया, जो देश में पूरा वायरल हुआ, कि उनकी अंत्येष्टि में भी, उस स्वर्गीय महिला की अंत्येष्टि में भी वहाँ का कॉर्पोरेट नहीं आया। और हमने देखा कि उनकी माता जी ने स्पष्ट कहा कि उनकी जो डेथ हुई है वो 14 घंटे उस हमारी बहन को, उस हमारी साथी को कार्य करना पड़ता था। तो ये साथियों, ये बेसिकली हमारे सामने उदाहरण है, और यही हमें आशंका है कि हर सेक्टर में इसी तरह की स्थितियां हैं जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, माइक शिफ्ट कर दीजिए। मैडम ने एक प्रश्न किया कि सरकार निजीकरण के फायदे बताती है। आज इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि आज हमारा जो श्रमिक वर्ग है, अगर उसके केवल फायदे ही होते, अभी जैसे साथी ने बताया, निजीकरण में काम करने वाली, एक मल्टीनेशनल में काम करने वाली महिला के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार उस कंपनी ने किया, और उसके पक्ष में सॉलिड से एक भी सरकारी कोई पक्ष उसके साथ में खड़ा नहीं। बहरहाल आज की जो
विषय है। हम लोग, हमारा फोकस, ये जो स्ट्राइक कल की है, ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के श्रमिकों के लिए पूरे भारतवर्ष में जितनी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं वो सब उन लोगों के अधिकारों के लिए जो सरकार 12-12 घंटे काम करने का जो लेबर कोड जिसको चेंज करने की सरकार ने मुहिम चलाई है, उसको नेगेट करने के मकसद से ये सरकार ने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को बाध्य होना पड़ा। और क्योंकि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी उसी का एक पार्ट है, बीइंग फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पर इन्हीं सब चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे एम्प्लॉयज़, अधिकारी, कर्मचारियों के दोनों के ऊपर होगा। इसीलिए हम लोग भी इस स्ट्राइक के अंदर सम्मिलित रहेंगे। और जैसा साथी ने बताया कि इसके अलावा कि हम लोगों की तो 3 प्रमुख मांगे हैं, जहां बैंक्स और LIC का जनरल इलेक्शन से पहले वो सेटल हो चुके हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 37वां महीना लग गया है, लेकिन अभी तक हम उससे महरूम हैं, हमें महरूम रखा गया है। सर, पहले सरकार जो भी एक्शन लेती थी वो यूनियन से या ट्रेड यूनियन से मिलकर लिया करती थी, लेकिन आज की सरकार ने ट्रेड यूनियन को धराशायी कर दिया, नहीं पूछ रही है उन्हें। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और यही वजह है कि आज हम ही सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को भी और अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो ट्रेड यूनियंस हैं उन सबको इस प्रकार की कोशिश करनी पड़ी कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज हमें स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ी। तो आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। सर, आखिरी सवाल है कि अगर सरकार आपके बातों को नहीं मानती है तो फिर आगे की क्या नीतियाँ होंगी? देखिए, हम श्रमिकों के पास अपने रोष व्यक्त करने का जो एकमात्र अधिकार है वो धरना, प्रदर्शन या स्ट्राइक है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि अभी जो लेबर लॉ जिसमें इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, इसमें आपके ऊपर से जो स्ट्राइक का जो आपका अधिकार है उससे भी वंचित किया जा रहा है। डेफिनेटली, जैसे साथी का सवाल है कि हम इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वी विल इंटेंसिफाई अवर स्ट्रगल प्रोग्राम, और हम लोग ये बात जनमानस तक लेके जाएंगे ताकि सरकार की जो एंटी वर्किंग क्लास जो उनकी पॉलिसीज है उसका पर्दाफाश हो। भाई जल्दी लगाओ क्योंकि